Hello everyone, welcome to Modulation Institute. और in this video I will discuss about the topic analogy. This is the important topic of reasoning. Reasoning का एक topic है analogy. उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है एक्चुअली analogy और क्या पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. हिंदी अगर देखोगे analogy को हिंदी में बोलते हैं समानता. काफ़ी आसान है, बस ये है कि आपका जो प्रीवियस नॉलेज है रीजनिंग में बहुत मैटर करता है, ठीक है ना, इट्स मैटर. तो इसलिए आप लोग जितना भी प्रीवियस नॉलेज होगा वो मैटर करेगा और बहुत कुछ आपको रीजनिंग में सीखने को मिलेगा, नया चीज़ भी सीखने का मिलेगा. आपका आईक्यू लेवल ऑटोमेटिक, अगर आप रीजनिंग सॉल्व करते हो तो आईक्यू लेवल भी बढ़ने लगता है. इसलिए रीजनिंग एग्जाम में पूछा भी जाता है कि आपका आईक्यू लेवल चेक भी किया जाता है और आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका आईक्यू लेवल बढ़ता है. बहुत सारी चीज़ें आपको वर्ड पावर बढ़ जाएगा, तो सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा. तो जो भी टॉपिक्स इसके आगे और भी बहुत सारे रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, तो जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे तो हर एक टॉपिक में आपको सीखने को, अच्छा ऐसा कुछ होता है क्या, ये भी ऑप्शन हो सकता है क्या, तो वो चीज़ सीखने को मिलेगा. तो आज हम बात करते हैं एनालॉजी के बारे में कि एनालॉजी क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. क्योंकि आप लोग अभी तक रीजनिंग से कभी मुलाकात नहीं हुआ होगा, तो जिसके कारण से कई बार रीजनिंग टफ लगने लगता है या सोच के डर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर आप पढ़ोगे तो कहीं से टफ नहीं है, चीज़ें बस एक बार विजिबल होना चाहिए. एक बार आपके आँख के सामने से अगर वो चीज़ें गुजर चुका है तो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है ना. अभी तक आपको ये लग रहा होगा कि पता नहीं क्या होता है रीजनिंग एनालॉजी समानता. अभी आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है. मेरा क्या पैटर्न होगा पढ़ाने का, मैं आपको क्वेश्चंस पहले बेसिक क्वेश्चंस में करवाऊंगा, ठीक है ना. जो भी लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, सारे लेवल के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, सब कुछ मैं आपको क्लास में डिस्कस करूंगा. साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दिया दूंगा, जिससे आपको क्या होगा कि आप खुद से भी सॉल्व करोगे. उस प्रैक्टिस क्वेश्चंस का जो भी क्वेश्चंस मिलेगा प्रैक्टिस सेशंस के लिए, उसका आंसर भी आपको मिलेगा, ठीक है ना. साथ ही साथ हम टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे, तो सारा चीज़ें आपको मिलेगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ठीक है. तो शुरू करते हैं. एनालॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखना. इंसेक्ट इज रिलेटेड टू डिजीज, ठीक है. इंसेक्ट इज रिलेटेड टू डिजीज, तो वार इज रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है ना. इज टू लिखा हुआ है कि इंसेक्ट इज टू डिजीज. अब सिंपल है, क्लियरिटी है कि इंसेक्ट से क्या हो जाता है, बीमारी होता है, डिजीज होता है. देन वार से क्या होगा. अब वार्ड से आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है और कभी भी ऑप्शन होता है ना रिलेटेड होता है, मतलब वही से आसपास होगा, लेकिन उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि उसमें से 4 में से जो बेस्ट 1 ऑप्शन कौन सा है. आपको कई बार जिस एंगल से देखोगे ना तो आपको लगेगा अच्छा यही सही है, लेकिन सही कैसे सोचना है वो आपको पता होना चाहिए. वो आप कैसे सीखोगे, तो जब प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना. तो जैसे सिंपल देखो कि इंसेक्ट से डिजीज होता है, तो वार से क्या आर्मी होता है, नहीं. आर्मी का काम क्या है, ठीक है, वार करना, देश का सुरक्षा करना. दैट इज नॉट द रिलेटेड टू, क्योंकि ये दिया है आपको हिंट कि हमें इस बेस पे वहाँ आगे का आंसर सेलेक्ट करना है, ठीक है. तो सिंपल, वार से आर्मी नहीं होगा. वार से डिफीट, और डिफीट मीन्स हो जाता है हार. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वार हुआ है तो हार होगा. और हमारा रिलेशन देखना है कि इंसेक्ट के कारण डिजीज होता है, तो वार से क्या होता है, अगर हमारा युद्ध होता है तो युद्ध से क्या होता है, अब डिफीट तो होगा नहीं. आर्सनल, आर्सनल मीन्स होता है कि ऐसा जगह जहाँ पे आर्मी से रिलेटेड सामान रखा जाता है, जो भी युद्ध से रिलेटेड सामान रखा जाता है, तो उसको हम बोल देते हैं आर्सनल. तो ये भी नहीं होगा. अब आती है, एक ही आंसर बचा है, डिस्ट्रक्शन. तो बिल्कुल सही बात है, वार से डिस्ट्रक्शन होता है. वार कभी भी युद्ध होता है तो बर्बादी होना ही होना है, मतलब वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रक्ट होते हैं. दैट इज राइट आंसर इज डिस्ट्रक्शन, ठीक है. तो इस तरह से आपको समझना है. यहाँ पे 4 चीज़, यहाँ पे हम क्या समझेंगे, जो इंसेक्ट से मतलब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस करोगे तो आपको केवल ये नहीं है कि जो राइट आंसर है, बाकी आंसर को भी आपको समझते चलना है, ताकि जरूरी नहीं कि इस क्वेश्चंस में आर्सनल नहीं हुआ तो अगले क्वेश्चंस में हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चंस पूछे कि जहाँ पे आर्सनल ऑप्शंस आ जाए, ठीक है ना. आर्सनल ऑप्शंस आ जाए, तो आर्सनल ऑप्शन जब आ जाएगा, मान लो कि कहीं पे ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि जैसे मान लो कि कोई किसी चीज़ की रखने की सामान होता है, जैसे हम फूड के अगर आइटम की बात करें तो किसी स्टोरेज में रखते हैं, तो वहाँ पे आ सकता है कि फूड को हम स्टोरेज में रखते हैं, तो आर्सनल मीन्स क्या होगा, तो आर्सनल मीन्स देख सकते हैं कि आर्मी इक्विपमेंट या, ठीक है, या डिफेंस इक्विपमेंट. तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जब तक आपको जितना ज़्यादा मीनिंग पता होगा उतना ज़्यादा आप क्वेश्चंस को इजिली सॉल्व कर सकते हैं. तो हम जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तो इस क्वेश्चंस में जितने भी ऑप्शंस है, हर एक क्वेश्चंस का मतलब हमें पता होना चाहिए कि वो जरूरी नहीं कि सेम ही क्वेश्चंस आएगा, इससे रिलेटेड आगे भी क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चंस कि बुक इज रिलेटेड टू कवर देन पेंटिंग इज रिलेटेड टू व्हाट. बुक इज रिलेटेड टू कवर देन पेंटिंग इज रिलेटेड टू व्हाट. अब इसमें से देखना है कि बेस्ट ऑप्शंस कौन सा है जो इस दोनों को रिलेट करता है. अब बुक को कवर क्या करता है, उसको
प्रोटेक्ट करता है, बुक को क्या करता है कवर, उसको प्रोटेक्ट करता है। तो पेंटिंग एग्जाम्पल का कोई लेना देना है यहाँ पे, आई थिंक नो। क्या पेंटिंग, देखो अब पेंटिंग का यहाँ पे वॉल भी लिखा हुआ है, अब पेंटिंग को वॉल से क्या आपको लगता है कि लेना देना है पेंटिंग, क्योंकि हमें रिलेट क्या कर रहा है कि बुक कवर प्रोटेक्ट द बुक, देन यहाँ पे क्या होगा, वॉल भी ऑप्शंस नहीं होगा, कलर भी नहीं होगा ऑप्शंस, फ्रेम पेंट को प्रोटेक्ट करता है। फ्रेम जो होता है, जो फ्रेमिंग इसीलिए हम कराते हैं कि ताकि पेंटिंग खराब ना हो, तो इसीलिए राइट आंसर इज फ्रेम। क्लियर है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लोट और सिंक। अब फ्लोट और सिंक तो बोट का क्या होगा। अब फ्लोट मीन्स होता है क्या कि फ्लोट मीन्स जनरली हम कहाँ यूज करते हैं, जब वाटर के लेवल, वाटर पे अगर कोई चीज़ें फ्लोट कर रहा है, जैसे बोट है तो बोट यहाँ लिखा भी हुआ है फ्लोट, सॉरी अगर बोट है तो वो क्या होता है कि वाटर के ऊपर फ्लोट करते रहता है, ठीक है ना। या पानी में कोई भी अगर हल्का सामान है, जैसे कोई लकड़ी डाल दिए, बैलून फूला हुआ डाल दोगे तो वाटर के ऊपर क्या होने लगता है, फ्लोट होने लगता है, तो दैट इज फ्लोट। तो उसका अपोजिट क्या दिया है, सिंक, ठीक है। तो यहाँ पे बोट है। अब बोट क्या होता है, बोट क्या करता है, फ्लोट होता है पानी के ऊपर, बोट जनरली क्या होता है, फ्लोट करता है। अब दूसरा सिंक के लिए क्या ऑप्शन होगा, तो शिप है। अगर आप शिप की बात करोगे तो क्या शिप क्या फ्लोट करता है, शिप फ्लोट करता है, लेकिन हमारा यहाँ पे बोट ऑप्शन दे दिया फ्लोट का, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन सब किससे रिलेटेड होना चाहिए, सिंक से, क्योंकि बोट यहाँ पे किससे रिलेट कर रहा है, फ्लोट से, तो सिंक से रिलेट कौन करेगा, ठीक है, तो सिंक से रिलेटेड। अब यहाँ पे वार का कोई लेना देना ही नहीं है, ओके। अब यहाँ पे तीन चीज़ है, एक है सबमरीन और एक है मिसाइल। अब मिसाइल तो भाई ऊपर जाता है, ये फ्लोट का इसका, लेकिन यहाँ पे सिंक की बात कर रहा है। तो जो सबमरीन होता है वो कहाँ होता है, पानी के अंदर चलता है, जानते होगे आप लोग कि जो सबमरीन होता है वो पानी के अंदर चलता है, तो इसीलिए राइट आंसर इज सी। यहाँ पे हम लिखेंगे सबमरीन, कि जो बोट है पानी के ऊपर चलता है और जो सबमरीन है वो पानी के नीचे चलता है, ठीक है। तो ये होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाटर इज रिलेटेड टू डैम देन ट्रेड इज रिलेटेड टू व्हाट। अब वाटर और डैम का क्या रिलेशन है, ठीक है। डैम क्या बनाते हैं, डैम हम क्यों बनाते हैं, डैम बनाते हैं कि वाटर को क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए, कि वाटर कहीं एक जगह हमें स्टोर कर पाए, ठीक है। डैम और भी पर्पज से बनता है, जैसे कहीं गांव में बाढ़ आ रहा है तो हम गांव को बचाने के लिए गांव को चारों तरफ से क्या करते हैं, डैम बना देते हैं कि उस गांव में पानी नहीं आए, पानी गांव से बाहर ही रह जाए, ठीक है। या कहीं शहर में होता है तो शहर में डैम, अगर शहर में तो जनरली डैम नहीं बन पाता है, लेकिन जनरली आप गांव में देखते होगे या आप इतना न्यूज़ देखते होगे तो कहीं ये डैम टूट गया, ये डैम टूट गया। उसके अलावा भी डैम का यूज होता है, जैसे कि अगर कोई पावर प्लांट है, ठीक है, हाइड्रोलिक पावर प्लांट है, तो हाइड्रोलिक पावर प्लांट क्या होता है कि जहाँ पे पानी से बिजली पैदा होता है। आप शाहरुख खान का एक मूवी था, मैं नाम भूल जा रहा हूँ, जिसमें वो बिजली पैदा करता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी वही है कि पानी एक हाई हाइट से क्या होता है, स्टोर रहता है, वहाँ से हम एक प्रेशर से नीचे उतारते हैं। तो सिंपल आप ये समझो कि डैम इज यूज टू क्या होता है, स्टोर द वाटर, होल्ड द वाटर। तो यहाँ पे आया है ऑप्शन ट्रेड। अब ट्रेड मीन्स क्या हो जाता है, व्यापार। तो ट्रेड का कॉमर्स से लेना देना है, लेकिन इसके लिए राइट आंसर नहीं है। इकोनॉमी का लेना देना है ट्रेड से, लेकिन उसके लिए राइट आंसर नहीं है, क्योंकि ट्रेड का स्टोर से, सिंपल आप इस चारों ऑप्शंस में देखोगे तो ट्रेड पॉलिसी इज यूज टू, किसके लिए, ट्रेड पॉलिसी किसके लिए बनाया जाता है, ट्रेड के लिए, कि उसको सेव कर सके, किस प्रॉब्लम नहीं हो, कोई डिफिकल्टी नहीं हो, तो इसीलिए ट्रेड पॉलिसी बनाया जाता है। तो इसलिए राइट आंसर इज ट्रेड, ठीक है, ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड के लिए। नेक्स्ट ऑप्शंस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू मनी लेंडर। इंटरेस्ट मीन्स हिंदी में उसको ब्याज बोलते हैं, कि मनी लेंडर है वो आपसे क्या लेता है, इंटरेस्ट लेता है। देन यहाँ पे पूछा है सैलरी। सैलरी, मनी लेंडर मतलब समझ रहे हो ना, जो मनी लेंडर मीन्स जिससे आप कर्ज लेते हो तो वो आपसे क्या लेता है, उसके बदले ब्याज लेता है। तो देन सैलरी, अब सैलरी कौन लेता है, अब यहाँ पे ऑप्शन है एम्प्लॉय, जमींदार, वर्कर और प्रिजनर। प्रिजनर्स मीन्स जो कैदी है। अब यहाँ पे एम्प्लॉय का सैलरी लेता है, बिल्कुल राइट, एम्प्लॉय सही है। बाकी ऑप्शंस, क्या जमींदार सैलरी लेता है, नहीं।
वर्कर्स सैलरी लेता है, वर्कर्स सैलरी नहीं लेता है। वर्कर्स के लिए क्या होता है ऑप्शंस, वेजेज। वेजेज, वेज मीन्स होता है दिहाड़ी, दिहाड़ी जो बोलते हैं कि डेली बेसिस पे काम करता है। वर्कर हमेशा डेली बेसिस पे काम करता है, जो एम्प्लॉय होता है वो मंथली बेसिस पे काम करता है। तो सैलरी और वेज में अंतर है, सैलरी जो मंथली हो और वेजेज मीन्स जो पर डे दिया जा रहा हो कि ठीक है काम करवाए, पैसा दिया, काम खत्म हो गया, अब तुम कहीं और काम खोज लो, ठीक है ना, पर डेली बेसिस पे। जैसे जनरली ठेकेदार के अंदर जो सारे वर्कर्स होते हैं वो डेली बेसिस पे होते हैं। तो ये होता है। प्रिजनर्स का कोई लेना देना नहीं है सैलरी से, प्रिजनर्स को क्या सैलरी मिलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये है। हाँ, लेकिन ये है कि जेल में भी लोग कमाते हैं, लेकिन उसका वहाँ भी काम करते हैं तो उनको भी वेजेज ही मिलता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा होगा, आसान है, टफ नहीं है, बस एक बार। अब इसमें आप समझ देख रहे होगे कि क्या हो रहा है कि जितने भी क्वेश्चंस है अगर आप वर्ड जानते हो, अगर वर्ड जानते हो तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कई बार होगा कि कुछ ऐसा वर्ड आएगा जिसका आप मीनिंग ही नहीं जानते हो, तो वहाँ पे डिफिकल्टी होता है। लेकिन अगर अदर वर्ड्स भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होंगे जिसका आप जानते हो और वही आंसर होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करोगे, उतना ज़्यादा आपका वर्ड पावर भी बढ़ेगा, और वर्ड पावर बढ़ने से आपका क्या होगा कि आप क्वेश्चंस को इजीली मतलब आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट है अस्थमा। अब अस्थमा आपको पता है कि अस्थमा एक बीमारी है, ठीक है, और दैट इज रिलेटेड टू लंग्स, ठीक है। अस्थमा लंग्स से रिलेटेड है, सांस लेने में दिक्कत हो जाता है अस्थमा। तो वो जो बहुत सारा मूवी में देखते होगे, उसको एयर लेता है लोग हाथ से, उसको दबा के, पता नहीं क्या उसका नाम मुझे नहीं पता है, जो भी है। तो अस्थमा इज रिलेटेड टू लंग्स। अब देन रिलेटेड यहाँ पूछ रहा है कि कंजक्टिविटीज क्या होता है। अब कंजक्टिविटीज क्या होता है, ये होता है आँख आना, ठीक है, आँख आना। अभी कुछ दिन पहले आँख में वायरल चल रहा था, वायरल फ्लू चल रहा था, आँख आ जाना, आँख फूल जाता है, नीचे से फूल जाना, दैट इज कंजक्टिविटीज। अब कंजक्टिविटीज अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप आंसर कर ही नहीं पाओगे यहाँ पे, क्योंकि कंजक्टिविटीज एक अलग वर्ड है, उसमें कहीं भी आँख का चर्चा ही नहीं है। लेकिन कंजक्टिविटीज का मतलब होता है आँख आना। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कंजक्टिव रिलेटेड टू बोन्स, रिलेटेड टू टीथ, नो, आंसर इज राइट, आंसर इज आइज। कि कंजक्टिविटीज इज रिलेटेड टू आई। तो यहाँ पे आप फंस सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चंस रिलेट ही नहीं कर रहा है कहीं से भी। अगर आपको इसका मतलब पता है तो आंसर सॉल्व करोगे, अगर नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमें प्रैक्टिस करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्मे जॉय। अब डिस्मे, इसका मतलब क्या होता है? डिस्मे की मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है सैड, उदास, ठीक है, मतलब सिंपल है, या नाखुश है, उदास है जिंदगी में, दैट इज डिस्मे। तो डिस्मे का उल्टा यहाँ पे लिखा हुआ है, डिस्मे इज अपोजिट टू जॉय। जॉय मीन्स आनंद लेना, एंजॉय करना। तो यहाँ पे है डिस्मे, सिंपल है, अपोजिट है। तो यहाँ पे टेंड है, टेंड है कि किसी के सामने झुक जाना, किसी के सामने झुक जाना, झुकना मतलब अगर आप गलती किए हो या झुक जाना, सिंपल है। तो यहाँ पे टेंड का रिलेटेड किससे हो सकता है? ठीक है, टेंड का रिलेटेड, टेंड मीन्स हो जाता है झुक जाना या झुकना, लिख दो। झुकना मीन्स ऐसे नहीं कि ऐसे झुकना, झुकना मीन्स नॉर्मल कि किसी के सामने बातों से झुक जाना, ठीक है। अब उसका यहाँ पे ऑप्शंस क्या हो जाएगा? अब टेंड, अब झुकने का रीजन क्या हो सकता है? आइदर यहाँ पे है कि यहाँ पे एक ऑप्शन है रिग्रेट, इग्नोर, नेग्लिजिबल और स्पॉइल। अब यहाँ पे एक चीज देखना, झुकना मीन्स ये हो गया कि सिंपल है कि अगर किसी के सामने झुक रहे हैं तो उसका अपोजिट आप यहाँ पे ये ले सकते हो चारों ऑप्शंस में कि हम उसको इग्नोर ही कर दे रहे हैं, ठीक है। उसका अपोजिट हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि रिग्रेट होगा नहीं वहाँ पे, रिग्रेट उससे रिलेटेड है, यहाँ पे हमें अपोजिट लेना है। नेग्लिजिबल का कोई लेना देना नहीं है, स्पॉइल का कोई लेना देना है नहीं, तो वहाँ पे हम इग्नोर टिक कर सकते हैं। तो कई बार चार ऑप्शंस में से एक ऐसा ऑप्शन होगा जो उससे मतलब 100% मैच नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सा मैच करेगा, लेकिन उसमें से जो सबसे बेस्ट होगा उसे हम आंसर को टिक करते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, और जो तभी होगा जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। तो सारा हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कौन से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाना है, प्रीवियस ईयर के किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं उसको प्रैक्टिस करवाना है। और रीजनिंग में क्वेश्चंस का कोई लिमिटेशंस नहीं होता है, रीजनिंग में क्वेश्चंस का कोई लिमिटेशंस नहीं है। आपको टाइप्स पता होना चाहिए कि किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। अभी तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े होंगे या आगे भी आपको पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, लगभग 25-30 टॉपिक्स हैं। ऑलरेडी मैंने सिलेबस डिस्कशन किया था, तो आपको पता होगा, देखा होगा सिलेबस डिस्कशन में कि लगभग 30 से 35 टॉपिक्स है। मैं हर एक टॉपिक को पढ़ाऊंगा, हर एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा, हर एक टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस सेशंस करवाऊंगा कि ताकि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोमीटर।
नाम तो जानते होगे, देखे ही होगे, यूज भी करते होगे। आजकल डिजिटल आ गया है, नहीं तो पहले एक ऐसे झाड़ने वाला था जिसके अंदर क्या होता था, उसके अंदर उसके अंदर क्या होता है, देखे हो ना, HG वहाँ लगा होता है, हिंदी में उसको पारा बोलते हैं। दैट इज द उसका क्या होता है कि ओनली लिक्विड मेटल होता है, ठीक है ना, HG जिसको हम पारा बोलते हैं, और वो उसके अंदर होता है जो वाइट चमकीला होता है, और वही टेम्परेचर को क्या करता है, हम उसी के थ्रू से टेम्परेचर देख लेते हैं कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि थर्मोमीटर इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। तो ऑब्वियसली है कि थर्मामीटर का हम यूज क्यों करते हैं, थर्मामीटर का यूज हम करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ठीक है ना, थर्मोमीटर का यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पूछ रहा है कि ग्लूकोमीटर का यूज क्यों करते हैं। अब ग्लूकोमीटर आप पता होगा कि ग्लूकोमीटर हम किसके लिए यूज करते हैं, तो ग्लूको इज रिलेटेड टू ग्लूकोज। ग्लूकोज किस में होता है, बॉडी के ग्लूकोज किस में होता है, कई बार आप देखते हो कि बॉडी में ग्लूकोज चेक करना है कि ग्लूकोज है कि नहीं, तो उसके लिए हम जो ग्लूकोमीटर होता है यूज टू मेजर द ब्लड शुगर, कि ब्लड में शुगर का कितना एबिलिटी है, ब्लड में शुगर का कितना क्वांटिटी है, उसको चेक करने के लिए हम ग्लूकोमीटर का यूज करते हैं। दैट इज ब्लड, बॉडी शुगर नहीं, ब्लड के अंदर शुगर का यूज करते हैं। आप देखो यहाँ पे रिलेटेड दिया गया है, बॉडी शुगर भी है और ब्लड शुगर भी है, तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए अब इस तरह के क्वेश्चंस को जब तक आपके एक बार नज़र से नहीं जाएगा या कभी पहले नहीं पढ़े हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस को टिक करना आसान नहीं होगा, इसीलिए हमें प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कम्युनिकेबल डिजीज इज रिलेटेड टू मलेरिया। कम्युनिकेबल डिजीज मीन्स होता है कि संक्रामक बीमारी, जो क्या होता है कि मलेरिया जैसे मच्छर काटने से, एक जगह मच्छर काटा कहीं और काटा, फिर उसको मलेरिया हो गया, उसको मलेरिया, दैट इज द कम्युनिकेबल डिजीज इज रिलेटेड टू मलेरिया। तो पूछ रहा है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सा है, जो कि संक्रामक बीमारी, जैसे बोलता है कि एड्स एक संक्रामक बीमारी है, सुने होगे, ठीक है ना। तो सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे पूछ रहा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो क्या टीबी नॉन कम्युनिकेबल है, टीबी कम्युनिकेबल है। इसलिए बोला जाता है कि जिसको टीबी हो गया उसके साथ खाना नहीं खाना चाहिए, उसके आसपास, क्योंकि उसके अगर खांसी से क्या होगा कि अगर टीबी वाला बंदा अगर खांसता है तो हो सकता है आपके अंदर उसका वायरस चला गया तो आपको भी टीबी हो सकता है। तो इसलिए जब टीबी हो जाता है किसी को तो थोड़ा सा कुछ दिन के लिए उसे हमें सेपरेट कर दिया जाता है, मीन्स उसके साथ खाना नहीं खाना है, उसको मास्क लगा के रखना है कि वो खांसे तो उसका वायरस कहीं किसी और के ऊपर नहीं जाए, ठीक है। तो ये हो गया टीबी। तो टीबी क्या है, ये कम्युनिकेबल डिजीज है, तो ये आंसर गलत। हेपेटाइटिस ये कम्युनिकेबल डिजीज है, ओके। एड्स क्या है, ये कम्युनिकेबल डिजीज है, एड्स भी कम्युनिकेबल डिजीज है। कैंसर है जो कि कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, कैंसर किसी को छूने या साथ में खाने से नहीं फैलता है, ठीक है ना। बाकी सब है किसी न किसी से संक्रामक बीमारी है तो जो कि फैलता है, तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो दिस इज द राइट आंसर कि कैंसर एक ऐसा बीमारी है जो किसी को छूने से नहीं फैलता है, दैट इज द इंटरनली होता है वो, ठीक है। तो दैट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस दिख रहा है, 6:36 देन 9 व्हाट। कितना आसान क्वेश्चन है, आई थिंक मुझे नहीं लगता है बताने की जरूरत है, फिर भी बता देता हूँ। 6 क्या लिखा हुआ है 36, तो क्या है 6 का स्क्वायर है 36। तो यहाँ पूछ रहा है कि 9 व्हाट, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे 81, तो राइट आंसर इज 81, ठीक है। क्लियर है। तो क्या मुश्किल है एनालॉजी, बिल्कुल कहीं से मुश्किल एनालॉजी नहीं है, कहीं से मुश्किल नहीं है। बस चीज़ें है कि आपको कुछ चीज़ें, जैसे आपने अच्छा बेसिक इंग्लिश जानते होगे, वर्ड पावर अच्छा होगा तो और अच्छा से आसान, मतलब आपके पास ये है दो ही चीज़ें। और ऐसा नहीं कि नहीं जानते हो तो नहीं बनेगा, आप ऐसा नहीं जानते हो तो आप प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आसान हो जाता है, कहीं से टफ नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये होता है एनालॉजी। तो एनालॉजी के बेसिक क्वेश्चंस थे, इसके एक बार और सेशंस लेंगे और उस सेशंस पे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। एनालॉजी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको सेशंस मिलेगा और वो मिलेगा मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप पे। ऑलरेडी आप उस ऐप पे अगर देख रहे हो तो अच्छी बात है, अगर आप कहीं और इस वीडियो को देख रहे हो तो मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप डाउनलोड कर लो। आपको पूरा सेशंस, पूरे जो भी आपके आप जिस एग्जाम के प्रिपरेशंस कर रहे हो, जो भी प्रिपरेशंस कर रहे हो उस एग्जाम के लिए आपको पूरा सेशंस मिल जाएगा आपको, और उसको आपको इसके अलावा कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार में पेपर को क्लियर कर सकते हो। और रीजनिंग का मैं एश्योरिटी लेता हूँ कि रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। मैंने बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट के एग्जाम को क्लियर करवाया है, कहीं से कोई डाउट ही नहीं हो सकता है स्टूडेंट को। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।